हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करवाई थी, राइट। तो उसके कुछ लिमिटेशंस थे, पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये जो थी, इसके कुछ लिमिटेशंस पॉइंट थे। कौन कौन से लिमिटेशंस थी इसकी? जैसे एक तो ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये, राइट बच्चों। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये। दूसरा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी स्पेक्ट्रा को। तो बच्चों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो यही टॉपिक होने वाले हैं बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रा। एक्चुअल में क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, वो ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और कलेक्टिव वे में इन्हीं को हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लियर बच्चों? तो यही हमारे टॉपिक होने वाले हैं, राइट। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आज का टॉपिक लगाता हूँ बच्चों। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ पे आप टॉपिक लगाइए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये आज का पहला टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये समझो कि सबसे पहले तो ब्लैक भी समझ में आ रहा होगा, बॉडी भी समझ में आ रही होगी बच्चों आपको। अब बात आती है रेडिएशन कि रेडिएशन क्या होता है, राइट। तो मैं आपको इस चैप्टर में, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब मैंने आपको कराई थी तो मैंने बहुत अच्छे से आपको रेडिएशन समझाया था, ठीक। आज मैं फिर अगेन एक बार समझा देता हूँ। रेडिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ रेज इमिट करता है, वो हीट होता है या फिर वो कोल्ड होता है, डजेंट मैटर, चाहे वो कोल्ड ऑब्जेक्ट हो या फिर वो हॉट ऑब्जेक्ट हो। जब वो कुछ रेज इमिट करता है तो उसी रेज को हम बोलते हैं बच्चों रेडिएशन। क्लियर? ये होता है रेडिएशन। अब बात आती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो रेडिएशन भी बनी है ना पूरी, समझो इस चीज़ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये रेज इमिट कर रहा है, ये रेज निकल रही है इसमें से, राइट। तो हमने ये जो वेव है, इसकी जो रेज है, इसी की तो हमने स्टडी करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। हमने यही चीज़ तो पढ़ी थी कि रेडिएशन में जो वेव निकलती हैं वो वेव के बारे में ही हमने पूरी स्टडी करी थी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्योंकि रेडिएशन बच्चों दोनों जगह होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी करंट, आपने देखा है जब करंट फ्लो होता है, जैसे जिस तरह से मान लो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये वेव ही तो बना रहा है, वेव ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो ये वेव निकल रही है ना इसमें से, वायर में से, समझो इस चीज़ को। तो इन वेव की ही तो हमें स्टडी करनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि रेडिएशन दोनों में होता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी होता है और मैग्नेटिक के केस में भी होता है, इसलिए कंबाइंड वे से हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। तो ये रेडिएशन हो रहा है, ये जो वेव है इसकी हमने स्टडी करी थी। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिपेंड ही रेडिएशन पे है, तो फिर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या चक्कर है यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, इसको क्लियर करना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। इसको मैं रफ करता हूँ एक बार। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा काम है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कि देखो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन कि द सबस्टांस बीइंग हीटेड, द सबस्टांस बीइंग हीटेड इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी यानी द सबस्टांस बीइंग हीटेड इज ब्लैक बॉडी। The radiation is emitted. The radiation is emitted is called black body radiation। बस इतना से ही काम है इसमें। यानी the substance being heated is black body. The radiation is emitted is called black body radiation। यानी कोई भी ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीट कर रहे हो तो क्या करेगा, वो रेडिएशन इमिट करेगा, सिंपल सी बात है।
कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट है उसको जब आप हीट कर रहे हो तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, उसी रेडिएशन को हम बोलेंगे बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि वो रेडिएशन हो कहाँ से रहा है, ब्लैक बॉडी में से हो रहा है ना, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। राइट बच्चों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये डेफिनेशन होती है, बहुत छोटा सा काम है और यही हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, वेरी गुड। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा टॉपिक क्या अपना, दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझना है आपको अच्छे से, इस पर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ये क्या होता है इसको समझो। देखो मैं आपको एक फिनोमेना के थ्रू समझाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है इसको समझो, ये क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेटल सरफेस है, समझो इस चीज़ को, ये एक मेटल सरफेस है। अब मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, समझ आ रही है। मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक, ये मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है यहाँ पे, क्लियर। ये एक मेटल सरफेस है तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया मेटल, कोई भी मेटल है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप क्या करोगे कि जब इस मेटल, जो ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जब आप इंसिडेंट लाइट को डालोगे, ठीक, लाइक दिस, ये मान लो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये होगी आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट आपने इसमें डाली मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये क्या करेगी, ये इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये इंसिडेंट लाइट जब आपने इस इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पर डाली तो इसने क्या किया, इस लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, मेटल सरफेस से बाहर निकाल दिया। क्लियर बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये क्या हो गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर, ये मेटल सरफेस से बाहर निकल गया। अभी तक ये सिर्फ क्या है, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या हो गया, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ये जो मेटल सरफेस है इसके ऊपर जब आपने इंसिडेंट लाइट डाली तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। क्लियर, इसी फिनोमेना को बच्चों हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इतनी सी बात थी। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब भी आप किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट लाइट को डालोगे, इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को भी समझो। इंसिडेंट लाइट का मतलब है रेडिएशन की लाइट, रेडिएशन की वेव, एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी रेडिएशन की वेव। इसको जब इस पर डालोगे, किसी भी मेटल सरफेस पर डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक मज़ेदार बात, यहाँ पे नोट लगा के एक चीज़ और लिखो, नोट लगा के एक चीज़ लिखो यहाँ पे, क्या कि द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जो लाइट आ रही है ना, ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में किससे रिप्रेजेंट करवाया था बच्चों, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, म्यू जीरो से किया था ना। राइट, अब देखो समझो इस चीज़ को, ये जो लाइट आ रही है इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो लाइट आ रही है इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब ये नोट डाल के मैंने क्यों लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। यानी ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर म्यू जीरो से ज़्यादा होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर म्यू जीरो से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। यानी ये जो लाइट आ रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है म्यू जीरो, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है म्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अगर कम होगी तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब इसके लिए एक और यहाँ पे हेडिंग लगाओ। एक टॉपिक होता है
जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज को समझो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसमें लिखो द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, यहाँ पे आप लिखो लेस देन μ0। यानी देखो सबसे मेन चीज क्या है, आपको ये देखना है μ0। अगर फ्रीक्वेंसी μ0 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी μ0 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट नहीं होगा। और उस केस में उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसकी वैल्यू μ0 से कम होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जिसमें μ0 से ज़्यादा होगी उस केस में हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब दोनों का फ़र्क समझो। एक्चुअल में इसको थ्रेशोल्ड नाम क्यों दिया, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर इसको भी हम फ्रीक्वेंसी लेस देन μ0 को भी अगर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और ग्रेटर देन μ0 को भी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो इट इज़ अ वेरी टफ टास्क टू आइडेंटिफाई द विच इज़ अ ग्रेटर देन एंड विच इज़ द लेस देन। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा है तो आप समझ जाओ कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी हम कब यूज कर रहे हैं, जब उसकी वैल्यू क्या है, μ0 से ग्रेटर है। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा है कहीं भी तो आप समझ जाओ कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो μ0 से कम है, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो देखो अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, समझ आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों। वेरी गुड। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है बच्चों, एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है टॉपिक वो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब एक्चुअल में इसको समझो कि वर्क फंक्शन क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है। वर्क फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लगाते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है इसको समझो। एक्चुअल में वर्क फंक्शन हम बोलते हैं कि द मिनिमम एनर्जी required for ejected electron। ये चीज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे अभी मैंने क्या बताया था, ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W0 से। ये W0 से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन को। क्लियर। वर्क फंक्शन तो डिनोटेट किससे करते हैं बच्चों, W0 से। ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब समझो, मैंने अभी क्या बताया था कि वर्क फंक्शन रिलेटेड किससे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। ठीक। अब देखो समझो, ये मैंने भी क्या बताया था कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है और ये इसको इजेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये तो बताया था। तो अब देखो समझो, ये इंसिडेंट लाइट आ गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि ये जो मेटल, ये पूरा क्या है, मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मेटल तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी मेटल हो सकती है ना, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी मेटल हो सकती है ना। अब सभी मेटल की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एक सी तो होगी नहीं ना, चेंज आएगा ना भाई। कोई मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, कोई मेटल ईजिली नहीं करती है, इस चीज़ को भी समझो ना। तो सबकी क्या है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अलग अलग होगी। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। यानी यहाँ पे जो ये इंसिडेंट लाइट आ रही है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये μ0 ग्रेटर देन होगी। तो जितनी वो क्या कह रहा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ में आ गई बच्चों बात। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन,
यानी ये जो मेटल सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलेंगे बच्चों उसका वर्क फंक्शन। और हर मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेटल अलग होगी तो वर्क उसकी यहाँ पे जो एनर्जी है उसमें भी फ़र्क आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। सेम एनर्जी में तो सभी मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगी ना, कोई कम में करेगी कोई ज़्यादा करेगी, तो एनर्जी में फ़र्क आएगा तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा सभी मेटल का डिफरेंट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? मैं कुछ एक दो चार जो इंपॉर्टेंट मेटल है उनका वर्क फंक्शन में लिखा देता हूँ आपको, तभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्क फंक्शन का। ठीक, अब मैं कुछ एक मेटल हैं उनके मैं वर्क फंक्शन आपको लिखा देता हूँ। ठीक, वो आप याद कर लेना। जैसे ये हो गया आपका मेटल, ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका वर्क फंक्शन, ठीक। या फिर एक काम करता हूँ यहाँ पे इधर मेटल लिख देता हूँ मैं, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क फंक्शन, इस तरह से लिख देता हूँ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों, W0, और मेटल तो है ही आपका। ठीक, और सपोज करो कि मैं मान लो बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीजियम मेटल की, तो सीजियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, 2.14। ठीक बच्चों, 2.14 मिनिमम एनर्जी चाहिए। अगर मैं वहीं पे पोटेशियम की बात करूँ तो 2.05 चाहिए पोटेशियम की। अगर मैं सोडियम की बात करूँ बच्चों, सोडियम की, तो सोडियम के लिए बच्चों चाहिए यहाँ पे 2.30। ठीक, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम में चाहिए 3.7। ठीक, अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर की, तो यहाँ पे चाहिए 4.3। ठीक, अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो यहाँ पे चाहिए 4.8। ठीक, ये मैंने थोड़ी बहुत लिखवा दी है। इस तरह से देखो सबका डिफरेंट हो रहा है, सीजियम मेटल, पोटेशियम मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर, लिथियम, और भी बहुत सारी मेटल्स हैं। तो देखो सबके वर्क फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं ना। क्यों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि हर मेटल का नेचर अलग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को हमें इजेक्ट करना है तो अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी एनर्जी की यानी मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। राइट बच्चों, क्लियर? तो आज की वीडियो को मैं यही बाइंड अप करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा और वो थ्योरी भी पूरी कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। राइट बच्चों, तो इस वीडियो को मैं ही बाइंड अप करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को ज़रूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, बी हैप्पी बच्चों।